प्यारे बच्चों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी का वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, आज मैं ग्रुप सी का क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो आंसर आप लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था। देखिए, ये शीत युद्ध जो आपका है, ये द्वितीय दो ताकतवर देशों के बीच हुई थी। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, एक सोवियत संघ रूस, दोनों था। लेकिन ये युद्ध कोई अस्त्र का नहीं हुआ था, ओनली फॉर वार्तालाप का युद्ध था, बात का युद्ध था, तनाव का युद्ध था। इसमें कोई अस्त्र नहीं से युद्ध नहीं हुआ था, ये शब्दों का युद्ध था। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहते कि एक प्रकार का एक कूटनीतिक युद्ध था। इस युद्ध में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और ताकतवर रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। ठीक है, समझ रहे ना? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है? तो हम आंसर लिखेंगे, तटस्थता केवल वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, जबकि गुट निरपेक्षता एक सक्रिय सकारात्मक नीति है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गुट निरपेक्षता राष्ट्र शीत युद्ध में आने को पृथक रखते हैं, माने खुद को अलग रखते हैं। सी नंबर आप ऑप्शन लिखेंगे, सी नंबर में लिखेंगे, गुट निरपेक्षता को हम सकारात्मक तटस्थता कह सकते हैं, ये खुद को अलग रखा था। तटस्थता दो आक्रमण राष्ट्रों के प्रति उदासीन का दृष्टिकोण है। इसके विपरीत गुट निरपेक्षता राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं आपका, शीत युद्ध के काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो हम आंसर लिखेंगे, शीत युद्ध के काल में पश्चिमी संगठन के नाम पूंजीवाद था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। आप लिख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध के काल में पूर्वी गठबंधन के नाम से साम्यवाद था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस देश का वर्चस्व स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्व स्थायी है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश का वर्चस्व स्थिति प्राप्त है, वर्चस्व स्थायी नहीं है। अब पता नहीं आगे चल करके ये देश का क्या होगा, क्या वो ताकत अब बरकरार रहेगा या खत्म होगी, ये आगे का विषय है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ध्रुवीयता विभिन्न तरीकों में से किसी भी तरह से है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर वितरित की जाती है या किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति का वर्णन करता है। प्रणाली का प्रकार पूरी तरह से एक क्षेत्र या विश्व स्तर पर राज्यों की शक्ति और प्रभाव के वितरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व से ये आपको इसमें आंसर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप आंसर लिखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में लाओस की राजधानी वियंटियाने में 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ हुआ गृह युद्ध है। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच
लड़ा जाने वाला युद्ध है। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया। लगभग 25 वर्षों तक चले इस गृह युद्ध में दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए और यह युद्ध द्विपक्षीय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रही होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है? ठीक है, आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है। तो हम उद्देश्य लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना। इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देशी रियासतों अथवा रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़े की कुल संख्या कितनी थी? तो आप आंसर लिखेंगे, देश में रियासतों अथवा रजवाड़ों से अभिप्राय है देश की रियासतों के मालिक या राजा को कहते थे। स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या 565 थी। मतलब कि उस वक्त छोटे छोटे रियासतों या रजवाड़ों में जो रियासत चल रही थी, उसका जो हुकूमत कर रहा था, उसका जो मालिक था, उसको हम राजा कहते थे। और आपको बता दें, वो ब्रिटिश शासनकाल में उस पर हुकूमत नहीं थी। इसके अलग से 565 थे, रजवाड़ों की संख्या 565 थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमत नहीं थी। अगले सवाल की तरफ चलते, जो लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? देखिए, उन्मूलन मैंने खत्म कर दिया। योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को उन्मूलन कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, है ना, नीति आयोग का गठन किया। तो ये थे आपका ग्रुप सी का 41 से आपका 50 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में सेट 2 का था, जो मैंने बड़े अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप तैयारी भी अच्छे से करते रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम में मॉडल सेट का 5 सेट है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इन्हीं क्वेश्चनों से आएंगे। इसलिए आप तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। वक्त बहुत कम रह गया है, आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए, बढ़िया करनी चाहिए, और अच्छे ढंग से करेंगे तो आपका अच्छा रैंक, अच्छा नंबर भी आ सकता है। झार बोर्ड मैक्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।